हे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रूम में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जगदीश चंद्र जी का उपन्यास धरती धन्ना अपना। तो चलिए इस उपन्यास को पढ़ते हैं। सोम आनंद को, जिनके सहयोग ने मेरी सो रही सृजन चेतना को पुनर्जागृत करके यह उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित की, यानी कि लेखक को इस उपन्यास को लिखने की जो प्रेरणा थी वो सोम आनंद से प्राप्त हुई थी, ऐसा इसके उपन्यास के प्रथम पृष्ठ पर इन लेखक ने लिखा है। काली जब गांव के निकट पहुंचा तो पौ फट चुकी थी। वह एक रुंड मुंड पेड़ के पास खड़ा होकर गांव की ओर देखने लगा, जो सुबह के मलगजे अंधेरे में बहुत बड़ी गठरी की तरह नजर आ रहा था। गांव से बाहर एक हवेली में एक दिया टिमटिमा रहा था। पास ही एक खेत में हल चल रहा था और थोड़े थोड़े समय के बाद तुत तुत टक टक तेरे जनने वाले को चोर ले जाए, चल पुत्रा शेर की तरह छाती के बल पर चल की आवाज़ें आ रही थी और साथ ही घुंघरू जोर से छनछना उठते थे। काली ने सिर से ट्रंक और कंधे से लटक रहा बिस्तर उतारकर ज़मीन पर रख दिया और पेड़ के तने के सहारे बैठकर सोचने लगा कि शायद चौधरी फत्तू के खेत में हल चल रहा है, शायद उसका बेटा प्यारू हल चला रहा है, सावनी के लिए खेत तैयार कर रहा है। काली का ध्यान फिर गांव की ओर चला गया और वह आंखें फाड़ फाड़ कर पेड़ों की ओट में छिपे मकानों की ओर देखने लगा। गांव की एक गली में कोई कुत्ता भौंक उठता तो उसके उत्तर में दूसरी गलियों से कई कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगती और फिर थोड़ी देर के बाद गांव में यूं खामोशी छा जाती जैसे कोई आदमी स्वप्न में बुदबुदाने के बाद करवट बदलकर सो जाए। वहाँ बैठे बैठे तो काली को भय महसूस होने लगा। उसके दिल में 6 साल के पश्चात गांव लौटने की खुशी खत्म होने लगी और उसका जी चाहा कि वह उल्टे पांव ही कानपुर वापस चला जाए। उसे याद हो आया कि जब वह गांव के लिए चला था तो कितना प्रसन्न था और उसने चाहा था कि उड़कर वहां पहुंच जाए। और जब वह गांव के निकट है, सिर्फ 5-7 खेत दूर है, तो वह लौट जाना चाहता है। फिर उसे अनायास ही चाची का ख्याल आया। उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा क्या पता वह जिंदा भी होगी या नहीं। हो सकता है उसके गांव छोड़ने के थोड़े दिन बाद ही वह मर गई हो। यह भी संभव है कि वह जिंदा हो, क्या पता किस हाल में हो। जब मुर्गे ने बांग दी तो काली हड़बड़ाकर उठ बैठा और सामान उठाकर जल्दी जल्दी गांव की ओर चल दिया। जब वह पहली हवेली तबेला के पास पहुंचा तो एक कुत्ता कान फड़फड़ाकर उठा और भौंकता हुआ उसके आगे आगे चलने लगा। उसने आवाज़ से कुत्ते को पहचानने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही क्षण अपने इस प्रयास पर उसे हंसी आ गई। वह अपने दाएं बाएं मकानों को पहचानने की कोशिश करता हुआ तेज तेज कदम उठाता रहा। गांव की अभिन्न गंध उसे कदम कदम पर अपने से परिचित करा रही थी और वह नथुने फुला फुलाकर उसे सूंघ रहा था। जब वह किसी मकान या हवेली के सामने पहुंचता तो उसके मस्तिष्क में कई तस्वीरें उभरती, लेकिन वह उनसे आंखें चुराता हुआ आगे बढ़ जाता। चौधरियों के मोहल्ले के बाद स्कूल आ गया। 4 कक्षाओं के स्कूल में काली ने भी कुछ समय तक मुंशी के पांव दबाए थे, उंगलियों के पटाखे निकाले थे और डंडे खाए थे। वह स्कूल के सामने रुक गया और मुंशी शिवराम के बारे में सोचने लगा, जिसके लिए जाटों के लड़के साग, गन्ने, गाजरे, मूलिया इत्यादि लाते थे और कम्मियों के लड़के अपने सिर पर उठा उसके घर पहुंचाते थे। स्कूल की हालत पहले जैसी ही खराब दिखाई दे रही थी। उसके आंगन में बड़ के बूढ़े पेड़ की घनी परछाइयों ने अंधेरे को और भी गहरा कर दिया था। स्कूल की खस्ता इमारत के पीछे एक 3 मंजिला मकान घमंडी आदमी की तरह अकड़ा खड़ा था।
काली के मन में चौधरी हरनाम सिंह की यादों का बस्ता खुल गया और वह शरीर में सिहरन सी महसूस करके उन्हें झटकता हुआ आगे बढ़ गया। स्कूल से कुछ दूर आगे उसे मंदिर का कलश नजर आया। मंदिर के चारों ओर गांव के दुकानदारों के चौबारे थे। वह पंडित संतराम के बारे में सोचने लगा, जो हरिजनों को देखकर दूर से ही दूर दूर करना शुरू कर देता था। वह थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसकी नज़रें गिरजाघर के बच्चों की बाहों की तरफ फैले हुए क्रॉस पर गड़ गई और गांव के पादरी का मस्किन चेहरा आंखों के सामने घूम गया। थोड़ा और आगे जाने पर उसे जोर की ठोकर लगी और वह गिरते गिरते बचा। गोबर की तेज बदबू ने उसे चमादड़ी हरिजनों की बस्ती के निकट ही होने का संकेत दिया। इस स्थान पर बड़ा रास्ता काफ़ी गहरा हो गया था, क्योंकि गांव के बरसात का सारा पानी इसी रास्ते से ची में जाता था। कुछ क्षण के बाद ही वह चमादड़ी के बाहर कुएं पर पहुंच गया। कुएं के गिर्द गंदे पानी और कीचड़ की छपड़ी बनी हुई थी। अनायास ही वह वहां रुक गया और सामने छोटे छोटे कच्चे मकानों को देखने लगा। फिर वह कुएं के गिर्द चक्कर काटकर उस स्थल पर पहुंच गया जहां से मोहल्ले की गली शुरू होती थी। वह गली के मुंह पर रुक गया और सामने गंदे पानी की छपड़ी को पार करने की तरकीब सोचने लगा। फिर अपने आप ही उसका पाँव पानी में डूबी हुई ईंटों को टटोलने के लिए उठ गया और अगले क्षण ही वह उस छपड़ी को पार करके गली में घुस गया। गली में कई कुत्तों ने मिलकर उसका स्वागत किया। दूसरी ओर से भी कुत्तों ने उत्तर में भौंकना शुरू कर दिया और इतना शोर मचाया कि काली को यह शक होने लगा कि शायद इस गली में सिर्फ कुत्ते ही रहते हैं। परंतु जब वह एक टूटे हुए मकान के सामने रुक गया तो कुत्ते आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर खिसकने लगे। काली टूटे किवाड़ को देखता हुआ सोचने लगा कि पता नहीं चाची जीवित है भी या नहीं। उसके दिल में हौल सा उठा और उसने जल्दी से अपना हाथ सांकल की ओर बढ़ा दिया। सांकल खुली थी। उसने किवाड़ को धीरे से दबाया। वह अंदर से बंद था। खुशी के मारे उसका दिल उछलने लगा और वह सांकल खटखटाकर बहुत तेज धड़कते दिल से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। जब कोई उत्तर नहीं आया तो उसने दोबारा सांकल खटखटाई। इस पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दिल डूबने लगा। उसने किवाड़ को जोर से थपथपाया और आहिस्ता से आवाज़ दी, चाची। अंदर से खांसने की आवाज़ सुनकर काली खिल उठा। वह किवाड़ से सटकर खांसने की ओर हे रब जी तेरा ही आसरा की आवाज़ों को ध्यान से सुनने लगा। इतने में पड़ोस का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और एक आदमी जंगली कबूतर की फुर्ती से अंधेरे में खो गया। केवल उसके जूते की ची ची की आवाज़ सुनाई देती रही। काली उस दरवाजे की ओर देखने लगा। उसकी ज़ेहन में कच्चे आलूओं जैसी कुछ नर्म और स्वस्थ और कुछ सूखे बेर जैसी प्राणहीन सी शक्लें उभरी। परंतु अगले ही क्षण खांसी की आवाज़ के साथ कौन है के प्रश्न ने उसे चौंका दिया और वह दरवाजे से पीछे हट गया। दोनों पट खुले तो अंधेरी ड्योढ़ी से दुर्गंध भरी हवा बाहर निकली और साथ ही दो बुझी बुझी आंखें उसी ओर देखने लगी। चाची, काली ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा और उसके पाँव की ओर झुक गया। कौन? काली है? चाची ने काली की आवाज़ को पहचानते हुए स्नेह और आश्चर्य भरे स्वर में कहा, जैसे उसे विश्वास न आया हो। फिर उसने काली के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे ऊपर उठाया और उसका माथा चूमकर बोली, रख साइयाँ दी। काली जब ट्रंक और बिस्तर उठाकर अंदर आने लगा तो चाची ने उसे रोक दिया और स्वयं कोठरी में जाकर सरसों के तेल की शीशी तलाश करने लगी। शीशी हाथ लग गई तो उसे याद आया कि उसमें तेल नहीं है। वह खाली शीशी लेकर ही वापस आ गई और दहलीज के दोनों ओर एक एक बूंद तेल टपकाकर काली को इस तरह अंदर लाई जैसे सारे संसार पर विजय पाकर लौट रहा हो। चाची की झुकी हुई कमर एकदम सीधी हो गई।
उसकी प्रकाशहीन आंखों को अंधेरे में देखने लगा और वह 16 साल की मुटियार की तरह फुर्ती से कोठरी में घूमने लगी। उसका पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहा था। उसने दिया सलाई तलाश करके मिट्टी के तेल का दिया जलाया। चाची ने काली को खाट पर बैठाकर उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और उसे दीवानावार चूमती हुई बोली, मेरा लाल वापस आ गया। फिर कुछ सोचकर चाची की आंखों में पानी आ गया। वह एकदम खामोश हो गई, जैसे उसका गला रुंध गया हो। काली गुमसुम बैठा कोठरी में चारों ओर देख रहा था। कोठरी की दीवारें, शहतीर और कड़ियाँ चाची की तरह बूढ़ी हो चुकी थी और अपने ही बोझ तले दबी जा रही थी। चाची, दिन कैसे कटे? काली ने उसकी ओर ध्यान से देखते हुए पूछा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। चाची भी उत्तर में सुबकियां लेने लगी। फिर वे दोनों फूट पड़े। काली चाची के घुटने पर सिर रखकर खूब रोया। इस मुद्दत में दोनों ने जो कष्ट सहन किए थे वे आंसुओं की ज़बान से एक दूसरे को बता दिए। रो रो कर काली को जब हिचकी आने लगी तो चाची उसे पुचकारती हुई बोली, ना रो पुत्रा, यह सब तकदीर का चक्कर था। तेरा चाचा जिंदा होता तो तुम्हें पाताल से भी खोज लाता, तुम्हें गर्म हवा तक न लगने देता। कहकर चाची फिर रोने लगी तो काली ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चाची, अब मैं एक पल के लिए भी तेरे से अलग नहीं रहूँगा। दिन रात तेरी सेवा करूँगा। चाची हिचकियाँ लेती हुई बोली, काका, तूने भी तो अनर्थ किया। रंडी विधवा चाची को यूँ छोड़कर चला गया जैसे तेरा उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं था। मैं तो पहले ही मुसीबतों की मारी हुई थी। दिन रात तुझ में खोई रहती, रह रहकर दिल में हौल उठता। जिसने जो उपाय बताया वह किया। रेवड़ से बिछड़ी हुई बछिया को कभी देख लेती तो रो रो कर मैं अपना बुरा हाल कर लेती और सोचती कि मेरा काली भी परदेश में इसी तरह डामाडोल और खोया खोया फिरता होगा। दिन रात मैं नीली छत वाले से यही विनती करती कि मेरा लाल ठीक ठाक हो, मैं उसके हाथों में ही मरूं। फिर उसने काली को ध्यान से देखते हुए पूछा, काका, क्या मैं तुम्हें कभी याद नहीं आती थी? काली ने मुंह फेर लिया और रुंधी हुई आवाज़ में बोला, चाची, तेरी याद ही तो मुझे गांव में वापस खींच लाई। काली ने अपना सिर चाची की गोद में रख दिया। चाची ने उसके चौड़े कंधे पर हाथ फेरते हुए रुंधी हुई आवाज़ में कहना शुरू किया, आज तेरा बाप जिंदा होता तो तुम्हें देखकर कितना खुश होता। उसने तो तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं था कि मौत ने आ घेरा। तेरी माँ को प्लेग खा गई। तेरा चाचा चप्पे गिन गिन कर तुम्हें पाल पोस रहा था, लेकिन उसे भी हैजे ने खा लिया। तुम्हें तो शायद उसकी सूरत भी याद ना हो। सारे खानदान की तू ही तो एक निशानी है। चाची फिर फूट फूट कर रोने लगी। काली उसकी गोद में सिर रखे हुए उन दिनों को याद करने लगा जब 6 साल पहले वह 2 दिन का भूखा प्यासा फटे हाल घर से चोरी भाग गया था। चाची भी अतीत में खोई हुई अपने दुखों को याद करके बार बार रो पड़ती। वे दोनों बहुत देर तक गुमसुम बैठे रहे। चाची के दिल में जैसे हौल उठा और वह काली का माथा चूमती हुई बोली, पुत्रा, परदेसी पंछी भी उड़ते उड़ते साल 2 साल बाद फेरा डाल जाते हैं, लेकिन तू तो ऐसा गया कि तेरी कोई खबर ही ना मिली। फिर वह अपने आंसू पोंछती हुई बोली, काका, मुझे सिर्फ तेरा ही आसरा है। तेरे सहारे उड़ती फिरती हूँ। तू आ गया है तो ये कोठड़ी भी भरी भरी मालूम होती है। तू बाहर था तो यह कोठड़ी भी मुझे उजाड़ दिखाई देती थी। चाची, अब मैं कभी एक पल के लिए भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें राज कराऊंगा, खाट से नीचे पाँव भी नहीं धरने दूंगा। दिन चढ़ने तक दोनों का मन हल्का हो चुका था। चाची ने काली के लिए बिस्तर बिछा दिया और बोली, तू घड़ी भर सो ले, पता नहीं कितने दिन का सफ़र करके आया है। मैं गली में तुम्हारे आने के बारे में बता दूं। चाची गली में आ गई, परंतु उल्टे पैर ही पलट आई और काली की खाट के पायते बैठी हुई बोली, काका, मैं सोच रही हूँ कि इस तरह बताने की बजाय गली में चुटकी चुटकी शक्कर बांट दूँ तो सबको अपने आप ही पता चल जाएगा। और फिर तुम्हारी वापसी की तो मुझे तुम्हारे ब्याह से भी ज़्यादा खुशी है। तेरी क्या मर्ज़ी है? चाची, जो जी में आए तू कर, तुम्हारी मर्ज़ी ही मेरी मर्ज़ी है। कहकर काली ने करवट बदल ली।
चाची फिर भी चारपाई पर बैठी रही तो काली आश्चर्य में पड़ गया। उसे अकस्मात ही जैसे कुछ याद आया। वह जल्दी से उठा और अपने ट्रंक का ताला खोलकर कपड़ों की तह से उसने बहुत से नोट निकाले और चाची की ओर बढ़ाता हुआ बोला, लो चाय शक्कर की बोरी ले आओ। चाची ने बहुत से नोट देखे तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं और वह उन्हें कपड़ों की तहों में छिपाती हुई बनावटी गुस्से से बोली, मुझे कोई दुकान खोलनी है? 4 पैसे दे, छज्जू शाह की दुकान से सेर आध सेर शक्कर ले आऊं। काली ने 10 रुपए का नोट चाची के हाथ में थमा दिया तो वह ऊंची आवाज़ में बोली, ये क्या, तू मुझे टूटे पैसे दे, इससे छोटा नोट मेरे पास नहीं है। काली ने 10 का नोट उसकी हथेली में दबाते हुए कहा। चाची ने नोट को फैलाकर देखा और घबराई हुई आवाज़ में बोली, संदूक को जल्दी से ताला मारकर कहीं छिपा दे, यहाँ लोगों की नज़र बहुत बुरी है। पिछले दिनों ब्यास पार से बंतों की भतीजी आई थी, उसकी शादी हुए 2 महीने ही हुए थे। उसके गहने कपड़े देखकर प्रीतों ने नज़र लगा दी। उस बेचारी का सब कुछ रात में ही चोरी हो गया। काली चाची की बात पर कुछ क्षणों तक हंसता रहा, फिर उसके कहने के अनुसार ट्रंक को कोने में छिपा दिया। चाची 10 रुपए के नोट को कई तहों में छिपाकर गली में आते जाते लोगों की नज़रों से बचाती शक्कर लेने के लिए छज्जू शाह की दुकान की ओर चली गई। तो अभी हमने पढ़ा धरती धन्ना अपना उपन्यास का पहला प्रकरण। अब इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।